हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ऋषि गुप्ता। और आज के लेक्चर में बच्चे हम क्लास 10th में एनएसओ का जो पेपर 2020 से 2021 में आया है उसके पेपर के सॉल्यूशन की डिस्कशन की बात कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे पास दो सेक्शंस होते हैं, एक लॉजिकल रीजनिंग के और एक साइंस के। तो अभी हम इस वाले सेक्शन में फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, राइट। थोड़े बहुत गाइडेंस है, उसको एक बार देख लेते हैं। आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं ओएमआर फिलअप करने के लिए और भी बाकी सारी चीजें इंफॉर्मेशन पढ़ने के लिए। और यहाँ पे 3 सेक्शन मिलते हैं। लॉजिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चन होते हैं, साइंस के 35 और अचीवर सेक्शन में 5 क्वेश्चन होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग और साइंस में ये जो 10 और 35 क्वेश्चन है ये आपके 1 मार्क्स के होते हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, जबकि ये 5 क्वेश्चन आपके पास 3 नंबर के होते हैं पर क्वेश्चन और नेगेटिव मार्किंग किसमें भी नहीं होती। तो हमेशा एक बार ध्यान रखें कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर कर लेना, ठीक है। बाकी ये आपके पास कुछ चीजें हैं। और एक छोटी सी चीज बताने कि जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करने का जो आंसर है ओएमआर शीट में बहुत क्लियरली उसको मेंशन करें। क्लियर है? तो चलो अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि एनओसी का प्रीवियस पेपर है 20 से 21 के बीच में, उसको डिस्कस करते हैं। जिसमें सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन है वो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का है। देखना बच्चे, ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैसे? आपको क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से टुवर्ड्स अ कॉन्वेक्स मिरर। तो ये मेरे पास क्या है बच्चे? एक कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। और ये उसका अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस ले लूं कोई दिक्कत नहीं है, जिसका फोकल लेंथ कह रहा है कि 1 मीटर है, ये है ना। प्लस इसलिए लिखा हूं क्योंकि कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। नाउ सर ये कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है? सर 19 मीटर के डिस्टेंस पे है। ये 19 मीटर के डिस्टेंस पे है और ये कैसे चल रहा है? सर 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है। तो यहां पे अगर आपसे पूछा गया है कि फाइंड आउट द एवरेज स्पीड, तो मैं बच्चे यहां पे एक चीज कह दूं कि देखो यहां पे क्वेश्चन में मेंशन करना चाहिए था फाइंड आउट एवरेज स्पीड फॉर 1 सेकेंड या फॉर 2 सेकेंड, क्योंकि टाइम इंटरवल के साथ साथ एवरेज स्पीड भी चेंज होगा। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली में मैं फॉर 1 सेकेंड के लिए बात कर रहा हूं। फॉर 1 सेकेंड के लिए मुझे एवरेज स्पीड की बात करनी है। तो अब देखना t इजकल टू 0 पे u की वैल्यू आप लिखोगे -19 मीटर। और अगर t इजकल टू 1 सेकेंड पे देखूं तो ये कितना डिस्टेंस चल जाएगा? सर 4 मीटर डिस्टेंस चल जाएगा। तो यहां पर t इजकल टू 1 सेकेंड में जो मेरे पास ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है पोल से वो कितना लिख दूंगा? सर -15 मीटर होगा। बोलो यस और नो। अच्छा, यहां तक कहानी सही है। तो आप ये देखना कि सर पहले ऑब्जेक्ट का इमेज मान लो, इमेज यहां पे बन रहा था, इमेज बन रहा था t इजकल टू 0 पे यहां पे, फिर t इजकल टू 1 सेकेंड पे इमेज यहां पे बनने लगा, ठीक है। तो अगर मैं ये डिस्टेंस पता कर लूं तो सर ये डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम इंटरवल, यही तो एवरेज स्पीड होगा। आप क्या लिखोगे? v एवरेज। ये क्या होता है सर? जितना डिस्टेंस चला डिवाइडेड बाई टाइम। अब ये टाइम तो पता है 1 सेकेंड, डिस्टेंस बेसिकली निकालना है। कैसे निकालूंगा? सर यहां पे मैं अगर इनिशियली देखूं कि t इजकल टू 0 पे ये डिस्टेंस कितना है तो ये निकाल सकता हूं। ये डिस्टेंस मैं v1 मान लूं और ये डिस्टेंस मैं कितना मान लूं? v2 मान लूं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, सर मेरे पास एक फॉर्मूला होता है फॉर मिरर के लिए। मिरर के लिए आपके पास होता है 1/v प्लस 1/u इजकल टू 1/f, मिरर फॉर्मूला। यहां से आप बच्चे क्या लिख सकते हो? 1/v इजकल टू 1/f माइनस 1/u, यानी आप लिख सकते हो fu अपॉन u माइनस f। यानी यहां से v की वैल्यू क्या लिख सकते हो? v की वैल्यू हो जाएगा fu अपॉन u माइनस f। बोलो, यही एक फॉर्मूला लगा सकता हूं। तो t इजकल टू 0 पर सर v1 की वैल्यू कितनी आएगी? सर u f अपॉन u माइनस एफ। u की वैल्यू इनिशियल कितनी है सर? -19, f की वैल्यू है +1। इसी तरह से -19, f की वैल्यू +1, कितना आ जाएगा? -19 डिवाइड बाई -20 यानी 19 डिवाइड बाई 20। और v2 कितना आ जाएगा? v2 आ जाएगा सर u की वैल्यू t इजकल टू 1 सेकेंड में, t इजकल टू 1 सेकेंड की बात करूं तो u की वैल्यू कितनी है? -15। f की वैल्यू अभी भी वही होगी, u की वैल्यू -15 -1, ये कितना हो जाएगा? -15 डिवाइड बाई -16 यानी 15 डिवाइडेड बाई 16 मीटर।
अब देखना डिस्टेंस अगर मैं देखूं बच्चे, तो डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो सर? डिस्टेंस हो जाएगा दिस माइनस दिस। तो सर ये अगर हटाओगे आप तो क्या कर दूंगा, v1 माइनस v2 हो जाएगा डिस्टेंस। v1 की वैल्यू कितनी है 19 डिवाइड बाई 20, माइनस v2 की वैल्यू कितनी है 15 डिवाइडेड बाई 16। बोलो बात सही है। इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, एलसीएम 4 इंटू 4 इंटू 5 कर सकता हूँ, ये कितना हो जाएगा सर 19 इंटू 4 माइनस 15 इंटू 5 कितना आ जाएगा 36, 76 माइनस 75 डिवाइडेड बाई 80 कितना आ जाएगा 1/80 मीटर। यानी ये जो डिस्टेंस 1 सेकंड में चला है वो कितना आ रहा है 1/80 मीटर चला है। तो बच्चे v एवरेज कितना निकालूंगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम है सर 1 सेकंड, डिस्टेंस है 1/80, तो 1/80 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी कहानी करनी थी। खैर अच्छा क्वेश्चन था, बट इस क्वेश्चन में एक चीज है कि इसे 1 सेकंड मेंशन करना चाहिए था, क्योंकि अगर आप 2 सेकंड पे निकालेंगे बच्चे तो 1/80 आपके पास एवरेज स्पीड नहीं आएगी, कुछ और आ सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते हुए यहाँ पे एक मेंशन कर लेना कि फॉर 1 सेकंड यहाँ मेंशन होना चाहिए। चलो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एक बहुत बेसिक आइडिया पे डिपेंड है। क्या आइडिया है समझना। तो कह रहे हैं इन अ कॉपर बार ऑफ स्क्वायर, ठीक है, कॉपर का पूरा बार है, स्क्वायर फॉर्मेट में है, जिसका ये 2 मीटर और ये लेंथ 5 मीटर दिया है। कह रहा है एक स्मॉल क्यूबिकल होल किया गया है, ये स्मॉल क्यूबिकल होल कर दिया गया है और फिर यहां से कॉपर हटा के कौन सा मटेरियल लगा दिया गया है, एल्युमिनियम मटेरियल लगा दिया गया है। बच्चे 1 मिनट, एक क्लास ले रहा हूं मैं, क्लास के बाद शाम को कॉल करूं आपको? सर पक्का पक्का ओके। ठीक है, यहां क्या लगा दिया गया है, एल्युमिनियम मटेरियल लगा दिया गया है। समझ में आया ये कहानी। उसके बाद क्या कह रहे हैं, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कॉपर का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटीज है सर इतना, एल्युमिनियम का है इतना रेस्पेक्टिवली। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बिटवीन 2 फेसेस P एंड Q, ये फेस P है और ये फेस है Q। तो अब मुझे बताना है कि यहां पे कितना आएगा नेट रेजिस्टेंस, है ना। अब यहां पे देखना बच्चे, सिंपल सी बात है कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि सर ये मेरे पास एल्युमिनियम का वायर है जिसका रेजिस्टिविटीज कितना दिया है, कॉपर और कॉपर का दिया है दिस और एल्युमिनियम का दिया है दिस। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं कह सकता हूं क्या कि सर ये कॉपर और एल्युमिनियम जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में जुड़े हुए हैं। कैसे समझना सर, अगर मैं कॉपर की बात करूं तो ये जो कॉपर का ये वाला पूरा फेज है, ये देखना इसके बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस पी क्यू होगा और एल्युमिनियम का भी पोटेंशियल डिफरेंस सर पी क्यू होगा। सो इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल देन पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे ये चीजें। बोलो ये बात क्लियर है आप सबको। अब बात यह है कि सर अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो फिर मेरे पास इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो सर अगर मैं एल्युमिनियम वाले वायर का बात करूं, ये एल्युमिनियम वायर का रेजिस्टेंस कितना दिया है, एल्युमिनियम का दिया हुआ है 2.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम, और यहां कॉपर वायर का कितना दिया है, सर कॉपर वायर का कितना दिया है 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम, और ये पॉइंट P है और ये Q है। अब R इक्वलेंट क्या निकालेगा, 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू है 2.7 इंटू 10⁻⁻8 प्लस 1/R2 कितना है 1.7 इंटू 10⁻⁻8। यहाँ पे सर -8 ऊपर लेके मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो 10⁻, या फिर इसको नीचे ही लेके चले जाते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे केवल कैलकुलेशन है बच्चे, 10⁻⁻8 1.7
प्लस 2.7 अपॉन 1.7 इंटू 2.7, ये आ जाएगा। अच्छा, इसकी वैल्यू अगर देखो तो एक बार इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/10⁻⁻8, ये हो जाएगा 4, और 4.4 डिवाइडेड बाई 1.7 इंटू 2.7, और ये किसके बराबर है, 1/r इक्वलेंट के। तो यहां से अब एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। r इक्वलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 10⁻⁻8 इंटू 1.7 इंटू 2.7 डिवाइडेड बाई 4.4। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू जरा कैलकुलेट करना और आंसर निकालना, देखना कितना आ रहा है। चलो, ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का है और ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। अब इस क्वेश्चन में एक बहुत सिंपल सा चीज है, क्या क्या है कि सर मैंने एक क्यूबॉइड या क्यूबिकल, मैंने क्या लिया है, कॉपर वायर लिया था, ठीक है ना। उसमें से मैंने क्या किया, ये बीच में एक एरिया होल कर दिया, जिसमें कॉपर की जगह कौन सा वायर डाल दिया बच्चे, एल्युमिनियम का वायर डाल दिया, जिसमें कॉपर की रेजिस्टिविटी आपको दिया हुआ है 1.7 × 10⁻⁻8 माइक्रो ओम मीटर, और एल्युमिनियम का दिया है 2.7 × 10⁻⁻8 ओम मीटर, और पी क्यू के बीच की रेजिस्टेंस निकाल रहा है। यानी बच्चे अगर आप एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम का बेसिकली जो स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, बीच में होल है, यही वाला पार्ट है। तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये एरिया मैं कितना देख सकता हूं, 2 इंटू, सर ये 2 है, ये भी लेंथ 2 है, तो ये 2 मीटर, सॉरी 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, और ये बीच में 1 सेंटीमीटर है। तो एरिया इस अल्युमिनियम का कितना होगा, सर इसका हो जाएगा 4 - 1 यानी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 3 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में 1/100 मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर 10⁻⁻4 मीटर हो जाएगा। इसी तरह अगर आप कॉपर की, सॉरी ये जो बाहर वाला है ये कॉपर है बच्चे, ये क्या है, ये कॉपर है। जो मैंने होल के बीच में डाला है वो एल्युमिनियम का पार्ट है, राइट। लेंथ इसका भी 5 सेंटीमीटर ही है, तो लेंथ तो सर 5 सेंटीमीटर ही होगा, है ना। इसका एरिया कितना है, सर इसका एरिया अगर देखूं तो 1 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर है। अब सर इसका एक बार रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर, ये कितना होगा, आपको एक फॉर्मूला पता होगा। रेजिस्टेंस होता था सर ρL/A, जहां रो रेजिस्टिविटी होती थी, ठीक है, एल लेंथ होता था, ए क्रॉस सेक्शन एरिया। रेजिस्टिविटी कॉपर वायर का कितना दिया है, सर कॉपर वायर का रेजिस्टिविटी दिया है 1.7 × 10⁻⁻8। लेंथ कितना है सर 5 × 10⁻⁻2 सेंटीमीटर में लिखूंगा, और डिवाइड बाय एरिया कितना है, सर एरिया इसका हो जाएगा 3 × 10⁻⁻4। यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूं तो 1.7 × 5 डिवाइडेड बाई 3 × 10⁻⁻8 - 2 + 4 कितना आ जाएगा, एक बार मैं सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। अभी इसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। रेजिस्टर एल्युमिनियम वायर का कितना हो जाएगा, सर वही ρL/A। तो एल्युमिनियम वायर का जो रेजिस्टिविटी दिया है वो कितना दिया है, 2.7 × 10⁻8, है ना। दूसरा यहाँ पे और क्या दिया है, इंटू लेंथ कितना है सर, वो तो 5 ही है, 5 × 10⁻2 मीटर, और क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा 1 × 10⁻4। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.7 × 5 × 10⁻, अच्छा ये +8, सॉरी -8 है बच्चे, ये -8 है, ये भी -8 है, -8 - 2 + 4, ठीक है। यानी बच्चे रेजिस्टेंस कॉपर वायर का कितना आ रहा है, एक बार लिख लेते हैं, 1.7 × 5 डिवाइडेड बाय 3 × 10⁻, 8 2 10 + 4 यानी -6। और मेरे पास एल्युमिनियम वायर का क्या आ रहा है, एल्युमिनियम वायर की रेजिस्टेंस आ रही है 2.7 × 5 × 10⁻, ये भी -6 ओम आ जाएगा। अब एक चीज और कि सर अगर ये फेस P है, ये फेस Q है, तो P और Q के बीच के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालूंगा।
अब ध्यान से सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अभी ये देखना सर, इसका अगर पी क्यू ये पोटेंशियल डिफरेंस है तो एल्युमिनियम का भी तो पोटेंशियल डिफरेंस पी क्यू है, और पोटेंशियल डिफरेंस सेम हुआ तो ये दोनों किस में ऐड होंगे, क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे बच्चे? और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हुए तो क्या यहां से R इक्विवेलेंट क्या लिखोगे, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R एल्युमिनियम का प्लस 1/R कॉपर का। बोलो सही है या गलत? अब यहां पे आप सर 1/R इक्विवेलेंट लिखोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 टू द पावर +6 1.7 इंटू 5 इंटू 3 कॉपर का, प्लस एल्युमिनियम का 10 टू द पावर 6 इंटू 1 में करना है तो ये 2.7 इंटू 5 हो जाएगा। इसकी वैल्यू अगर देखूंगा 1/R इक्विवेलेंट की कितना आ जाएगा बच्चे, 10 के पावर 6/5 कॉमन ले लो, 10 के पावर 6/5 कॉमन लोगे, ये 3/1.7 होगा प्लस 1 ये 2.7 होगा। बच्चे इसको अगर आप सॉल्व करते हो इस इक्वेशन को तो R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आ जाएगी बच्चे 2.34 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है, यहां से R इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर आप देखोगे, R इक्विवेलेंट कितना आएगा 2.34 इंटू 10 के पावर -6 ओम, और 10 के पावर -6 ओम का मतलब क्या हुआ सर, माइक्रो ओम की बात हो रही है, तो ऑप्शन ए यहां पे करेक्ट हो जाएगा। बोलो ये क्वेश्चन क्लियर है? चलो इसी क्वेश्चन के साथ एक नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ये भी खैर इलेक्ट्रिसिटी पे है, मगर इतना ज्यादा इसमें खैर आपको कैलकुलेशन नहीं मिलेगा जितना प्रीवियस क्वेश्चन में मिला था। नाउ आप क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, कह रहे व्हेन अ हीटर वायर इज कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट मेन सप्लाई पावर, यानी सर एक हीटर वायर है, मैं मान लेता हूं ये हीटर वायर है, ये 230 वोल्ट के एक बैटरी से जुड़ा है, ठीक है, मेन सप्लाई पावर, डिस्पेट P1, यहां से कितना पावर निकल रहा है सर, P1 पावर निकल रहा है। नाउ द सेम वायर इज कट इनटू 3 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी अगर ये रेजिस्टेंस R का वायर है तो इसे सर 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, तो सर सबका कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस, R/3 R/3 और R/3, और कट करने के बाद कनेक्ट किया है पैरेलल में कनेक्ट करूंगा तो सर ये क्या हो जाएगा सर, R/3 R/3 और R/3, यही तो आने वाला है। तो यहां से R इक्विवेलेंट आपको कितना आ जाएगा सर, R/3 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 का R इक्विवेलेंट आ जाएगा R/9 आएगा क्या? ध्यान से देखना, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी 3/R प्लस 3/R प्लस 3/R इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 9 R/9। क्लियर है? अब इसको उसने क्या बोला है कि सर उसी पोटेंशियल यानी 230 वोल्ट से जोड़ दिया है, और यहां पे जो पावर डिस्पेट हो रहा है वो कितना हो रहा है P2। देन रेशियो निकालना है क्या सर, रेशियो निकालना है P2 बाय P1 की वैल्यू कितनी आएगी। बहुत सिंपल है सर, अगर यहां P1 की वैल्यू लिखूं तो वो का V² अपॉन R लिख सकता हूं, बिल्कुल। यहां पे अगर P2 निकालूं तो P2 की वैल्यू V² अपॉन R लिख सकता हूं, तो P1 बाई P2 P2 बाई P1 निकालना, P2 की वैल्यू कितनी है सर 230² अपॉन R/9 डिवाइडेड बाई P1 कितना है 230² अपॉन R, सर R से R कट जाएगा, 230 से 230 कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या 9:1 आ जाएगी, ये 9 ऊपर चला जाएगा 9:1, तो आंसर मेरा C आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बोलो एग्री। चलो इसी तरह एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, ह्यूमन आई पे है, कह रहा है ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई इन वाटर, ये होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लू होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ ब्लू लाइट इन वाटर। नहीं बच्चे, बी ऑप्शन सही है। कैसे सही है एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है सनलाइट से मेरे सातों कलर सी पर पड़ेंगे, ठीक है। अब उसमें से होता क्या है, उसमें से होता यूं है बच्चे कि इसमें से जो ये वाले मेरे पास पार्ट हैं यानी रेड वायलेट, ये मैक्सिमम पार्ट पानी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट नहीं हो पाते। और सर जब डीप वाटर के बीच में वाटर है और जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं उनके वजह से सर स्कैटरिंग सबसे ज्यादा किसकी होती है सर, मैक्सिमम स्कैटरिंग जो होती है, स्कैटरिंग होती है वो ब्लू एंड
वॉयलेट की होती है। सर स्कैटरिंग ब्लू वॉयलेट की होती है, तो सर सबसे ज्यादा जो लाइट स्कैटर हो रहा है किससे, वाटर के मॉलिक्यूल से, वो कौन सा है सर, ब्लू है। इस वजह से मुझे जो सी है वो क्या दिखता है बच्चे, ब्लू दिखता है। बाकी ये सारे सर स्कैटरिंग एक तो इनकी वैसे भी कम होती है, या आप लोग भी पढ़े होंगे कि सिर्फ वेवलेंथ जितना ज्यादा स्कैटरिंग उतना कम, तो स्कैटरिंग भी कम होती है। मगर पानी जो है इन वाटर को डीप में एब्जॉर्ब करने लगता है, और सरफेस के जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके वजह से वॉयलेट और ब्लू कलर इनके जो स्कैटरिंग है वो मैक्सिमम होती है। तो वाटर के मुझे ब्लूइश कलर देखने का रीजन क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय वेरी फाइन पार्टिकल ऑफ वाटर। क्लियर है क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम एंड 2 ओम। ठीक है, ये आपको फिगर दिख रहा है, 4 ओम की बैटरी है, मेरे पास एक एमीटर लगा है, 5, 2 और 3 का ये कॉम्बिनेशन है। अब कह रहा 2 वोल्ट के बीच में पोटेंशियल कितना है, तो मैं इसे V नॉट मान लेता हूं, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। अच्छा, अगर 2 ओम में एक फ्लो होने वाला मुझे करंट पता चल गया बच्चे, तो बच्चे बताओ क्या मैं यहां से आराम से निकाल लूंगा? बिल्कुल सही। अब ध्यान से देखना सर, ये जो 2 ओम है और यहां पे, सॉरी 1 मिनट, इसको एक बार सही से मैं रब कर देता हूं। यहां पे देखना सर, ये 2 ओम वाला वायर है, ये 3 ओम वाला है, और ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं सर, 4 वोल्ट से जुड़े हुए हैं, और यहां पे ये सर 5 ओम जुड़ा हुआ है। अब देखना, अगर मैं कहूं बच्चे कि 2 और ये जो 3 ओम के बीच का है, क्या इनके बीच का पोटेंशियल 4 वोल्ट ही होगा? आप बिल्कुल कहोगे बिल्कुल सर होगा। यानी सर इस पॉइंट और इस पॉइंट ए बी के बीच में सर इसके बीच का पोटेंशियल है 4 वोल्ट। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो सर 2 और 3 में सेम करंट जाएगा, मैं आई मान लेता हूं। तो अगर मैं यहां पे आर इक्विवेलेंट देखूं, इन दोनों का आर इक्विवेलेंट, तो इन दोनों का आर इक्विवेलेंट क्या होगा सर? आर इक्विवेलेंट आपको ही पता है, दोनों सर सीरीज में जुड़े हैं। किस में जुड़े हैं सर? सीरीज में जुड़े हैं। तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 ओम प्लस 3 ओम यानी 5 ओम हो जाएगा। तो सर पोटेंशियल, अब ओम्स लॉ मुझे कहता है V इक्वल टू आई आर होगा। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सर 4 वोल्ट है, इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्वलेंट इन दोनों के बीच में कितना है नीचे वाले वायर का सर 5 ओम है, 5 लिख दिया। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई सर? 4/5 एम्पियर आ गई। यानी इसमें से 4/5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। यानी 2 ओम से भी कितना एम्पियर करंट होगा? 4/5 एम्पियर। इसका पोटेंशियल डिफरेंस सर V नॉट मान लिया। तो इसमें अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊं तो V नॉट इज इक्वल टू इसमें फ्लो होने वाला करंट और 2 ओम वाला रेजिस्टेंस लिख सकता हूं। V नॉट मुझे निकालना है, करंट की वैल्यू है 4/5 और R की वैल्यू है 2। कितना हो जाएगा बच्चे? 8/5 कितना हो जाएगा? 1 और 1.6 वोल्ट आ जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। चलो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मोशन अंडर द ग्रेविटी का है बच्चे। खैर आप लोग 9th में ये चैप्टर पढ़ भी रखे होंगे, बहुत सिंपल सा है। बट इसमें है कैसे इस क्वेश्चन, ये एक बार देखते हैं। कह रहा है फ्रॉम अ पार्टिकल पर्टिकुलर पॉइंट P अबव द ग्राउंड। एक ग्राउंड बना देता हूं सर। ग्राउंड से अबव एक पॉइंट है, point P. A ball is thrown vertical upward. The ball reach a particular distance h below the point P. Its speed is 4 times its speed at height h above the point P. The maximum height attained by the ball above the point P. ये क्वेश्चन है। एक बार मैं फिर से आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं नीचे बना देता हूँ, वरना मुझे डायग्राम बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। देखना, ये कह रहा है मेरे पास ग्राउंड है बच्चे, ये एक पॉइंट है P, समझ लो ये पॉइंट P है, और इस पॉइंट P से मैंने क्या किया है? एक बॉल फेंका है। एक बॉल फेंका है, मान लो किसी स्पीड से, मान लेता हूं सर U स्पीड से फेंका हूं। अब सर फेंकूंगा तो ये बॉल सर यहां से जाएगी, यहां से जाएगी और दीवार से क्या करेगी? जमीन से कोलाइड कर जाएगी। बोलो एग्री। अब ये कह रहा है कि सर बॉल को वर्टिकल अपवर्ड फेंका गया, रीच एज पर्टिकुलर डिस्टेंस h बिलो पॉइंट P। सर इस पॉइंट P से बिलो h हाइट पे जब बॉल आता है, इट्स स्पीड इज 4 टाइम्स इट्स स्पीड एट हाइट h अबव द पॉइंट P। पॉइंट P के अबव जो हाइट है, जब यहां पे ये पहुंचा है, ठीक है ना, इस वाले पॉइंट पे, तो यहां पे मान लो अगर स्पीड v है तो यहां पे इस बॉल का
यहां पे स्पीड कितना होगा 4v कह रहा है, 4 टाइम्स है जब p के ऊपर h हाइट पे बॉल है तब, और यहां पे कह रहा है मैक्सिमम हाइट। तो भाई मैक्सिमम हाइट इसका क्या होगा, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाई द बॉल अबव द पॉइंट P, पॉइंट P से अबव जो इस बॉल की मैक्सिमम हाइट है, यानी ये जो हाइट है मेरे पास h मैक्सिमम, यही मुझे निकालना है। कहानी तो इतनी सी है, h मैक्सिमम के बारे में मुझे सारी कहानियां पता करनी है। ये काम कैसे करूंगा समझना। सर बॉल को अगर इनिशियल वेलोसिटी u दिया है पॉइंट P से, तो सर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड g लगेगा। अब देखना, मैं इस पॉइंट को P मान लेता हूं, इस पॉइंट को Q मान लेता हूं और इस पॉइंट को R मान लेता हूं। किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको एक इक्वेशन पता होगा, सर यहां पे मुझे टाइम से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as आता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बोलो याद है, जहां पे ये सारे के सारे बच्चे वेक्टर क्वांटिटी हैं, यानी मैं विद साइन लिखूंगा, और सर डाउनवर्ड को मैं नेगेटिव लेके चल रहा हूं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं क्या लेके चल रहा हूं सर, नेगेटिव लेके चल रहा हूं, जबकि अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके चल रहा हूं। अब सबसे पहले मैं P से Q के बीच में इक्वेशन लगाता हूं, ठीक है, चलो P से Q के बीच में इक्वेशन लिखता हूं। तो P से Q में सर फाइनल वेलोसिटी है v स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी है u स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्सेलरेशन है g और s, डिस्प्लेसमेंट कितना है सर स्मॉल h। उसके बाद जब ये सर मैं P से R के बीच में लगा रहा हूं, P से R के बीच में लगा रहा हूं, तो फाइनल वेलोसिटी है सर 4v स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी है सर u स्क्वायर माइनस 2g, g की वैल्यू नेगेटिव लेके चल रहा हूं माइनस g। और देखना P से R का डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, तो डिस्प्लेसमेंट माइनस h हो गया। बोलो यस और नो। अब सर मैं यहां से एक चीज लिख सकता हूं, यहां पे सर इन दोनों इक्वेशन को मैं अगर हटा दूं बेसिकली, एक मिनट सर, यहां पे देखना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस ही होगा। मैं माइनस से अगर मल्टीप्लाई करूं तो टोटल माइनस ही है, तो ये कितना हो जाएगा सर v स्क्वायर माइनस 16v स्क्वायर है ना, 4 स्क्वायर, u स्क्वायर से u स्क्वायर कट जाएगा, ये माइनस है, माइनस माइनस पहले प्लस था, फिर मैंने माइनस एक मल्टीप्लाई किया है इस नीचे वाले इक्वेशन पे, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, ये तो कट जाएगा माइनस 2gh, और ये माइनस कितना हो जाएगा, ये भी माइनस 2gh हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है बच्चे, अगर इस इक्वेशन को मैं देखूं तो ये हो जाएगा माइनस 15v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4gh। तो यहां से v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4gh बाई 15। बोलो क्लियर है, यस और नो। अच्छा अब देखना सर, मैक्सिमम हाइट पे जब बॉल पहुंचती है तो इसकी वैल्यू स्पीड की कितनी हो जाएगी 0। यहां से यहां मैं बच्चे h डैश वैल्यू ले लेता हूं, कितना वैल्यू ले लेता हूं h डैश, और इस पॉइंट को मैं p q r s पॉइंट ले लेता हूं। अब मैं सेम इक्वेशन लगा रहा हूं q से s के बीच में, q से s के बीच में इक्वेशन लिख रहा हूं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। सर q से s में सर फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो सर 0, इनिशियल वेलोसिटी सर Q पॉइंट पे कितना है v स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन सर डाउनवर्ड है माइनस g लिख लूंगा, इनटू s की वैल्यू h डैश लिख दूं, h डैश हो गया। तो यहां से बच्चे देखना 2gh डैश इक्वल टू v स्क्वायर आएगा, तो h डैश की वैल्यू क्या लिख दूं सर 1/2g इंटू v स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4gh अपॉन 15। सर gs से g, सॉरी जीएस से जी नहीं कट रहा है, एक मिनट, ठीक है सर, जी से जी कट गया, 2 से ये 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 2h अपॉन 15, h डैश की वैल्यू। अब h मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी सर, h मैक्सिमम आप देखोगे तो h मैक्सिमम जो आ रहा है मेरे पास वो आएगा सर h डैश प्लस h, h डैश प्लस h डैश कितना है 2h बाई 15 प्लस h कितना हो जाएगा 17 बाई 15 h आ जाएगा क्या, तो 17 बाई 15 कितना आ रहा है सर, ऑप्शन ए आ रहा है।
बस एक ही इक्वेशन का सॉल्व करना है, अलग अलग पॉइंट के बीच में कर लोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लाइट रिफ्लेक्शन का ये भी है। प्लेन मिरर के बारे में बात कर रहा है, क्या कर रहा है? अ मैन इज स्टैंडिंग एट पोजीशन एक्स। जब ये पोजीशन एक्स पे एक आदमी खड़ा है, देन प्लेन मिरर एट डिस्टेंस ऑफ वाई मीटर, ये वाई मीटर पे था, एज सोन इन फिगर। व्हेन द मैन मूव्स 5 मीटर अपार्ट, जब ये 5 मीटर और डिस्टेंस चल जाता है अवे फ्रॉम द मिरर, द न्यू डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड हिज इमेज इज 20 मीटर। यानी सर यहाँ पे जब मैन है तो इसका जो इमेज बन रहा होगा वो यहाँ बन रहा होगा, और उसकी वैल्यू कितनी कह रहा है सर? ये 20 मीटर है। बोलो, अब ये अगर 20 मीटर है तो सर मिरर से इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये 10 मीटर होगा, और मिरर से यहाँ पे भी इसकी वैल्यू 10 मीटर होगा, सेम डिस्टेंस पे है। ये 5 मीटर है तो y की वैल्यू भी 5 मीटर आ जाएगी, यानी ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। बोलो क्लियर है? चलो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्रेविटेशन का। क्या क्वेश्चन है? रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 व्हाइल द रेडियस ऑफ अनदर प्लैनेट इज 2800। अच्छा, आपको यहाँ पे एक चीज दिख गया होगा, ये 3 टाइम्स है। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 2 3 नहीं, चलो एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, कह रहा है कि एक रेडियस ऑफ अर्थ, ये अगर अर्थ है तो इसका रेडियस कितना है? 6400 किलोमीटर। ये बच्चे 6400, ये किलोमीटर यहाँ पे भी होगा, ठीक है, किलोमीटर लिखा नहीं है। और एक प्लैनेट है, कोई दूसरा प्लैनेट है, उसका रेडियस कितना है बच्चे? 2800 किलोमीटर है। डेंसिटी ऑफ प्लैनेट इज ओनली 20% ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ। अगर यहाँ पे इस अर्थ की डेंसिटी रो नॉट मान लो तो इसकी डेंसिटी कितनी है? सो 20% ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ। अर्थ के डेंसिटी का केवल 20% है, यानी इसकी डेंसिटी हो जाएगी 0.2 रो नॉट। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिस प्लैनेट, इस प्लैनेट में कितना मेरे पास ग्रेविटी होगा या ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होगा। तो चलो अपन एक छोटी सी बात कर लेते हैं। इस अर्थ का मास m ही मान लेता हूं और रेडियस r ही मान लेता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, मान सकता हूं ना। चलो अब अगर मैं इसके डेंसिटी की बात करूं, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है क्या? मैं मास सर m मान लेता हूं, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4/3 पाई r क्यूब। यस और नो? सही है। तो बच्चे आपको एक फॉर्मूला पता होगा, किसी प्लैनेट के वजह से ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होता है अंडर रूट नहीं, gm अपॉन r स्क्वायर। बोलो सही है। अब बच्चे मास को क्या यहां पे मैं 4/3 रो नॉट पाई r क्यूब लिख सकता हूं? बस वही रिप्लेस कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा g अपॉन r स्क्वायर इंटू मास को क्या लिख सकता हूं सर? 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो नॉट। वैल्यू कितना हो जाएगा सर? r स्क्वायर से एक r स्क्वायर कट गया तो हो जाएगा 4 पाई g/3 रो नॉट इंटू r। ध्यान से देखना, क्या भाई डेंसिटी के फॉर्म में तो यही होगा ना। तो अब ध्यान से देखना सर, ग्रेविटी अर्थ के लिए अगर मैं देखूं तो अर्थ के लिए कितना आ जाएगा सर? अर्थ के लिए हो जाएगा 4 पाई g डिवाइड बाई 3, इसका डेंसिटी रो नॉट है और r है 6400 किलोमीटर। अच्छा, उस प्लैनेट, जो नया प्लैनेट है, उसकी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन क्या लिखूंगा सर? 4/3 पाई g इंटू सर इसका जो है वो 20% ही है केवल प्लैनेट अर्थ के हिसाब से। द डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट इज ओनली 20% ऑफ द डेंसिटी ऑफ अर्थ, तो 0.2 रो नॉट हो गया। और रेडियस कितना है? 2800। सर अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं तो अर्थ पे जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है डिवाइड बाई प्लैनेट पे जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है 4 पाई g अपॉन 3, 4 पाई g अपॉन 3 से कट जाएगा, रो नॉट से रो नॉट कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी ये बचेगा कितना? 64 डिवाइड बाई 0.2 इंटू 28, ये कितना हो जाएगा? 64 डिवाइड बाई, ये पॉइंट को हटाया, एक ऊपर आ जाएगा 8, 56। बोलो क्लियर है? तो जीपी की वैल्यू क्या आ जाएगी? ग्रेविटेशन उस प्लैनेट पे ये आ जाएगा 56 डिवाइड बाई 640 इंटू जी
जी की वैल्यू आप कितनी लेते हो, 9.8 ले लूं तो ये हो जाएगा 56/640 इंटू 9.8। इसको आप जब सॉल्व करोगे बच्चे तो आंसर आपके पास 0.86 आएगा, 0.86 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन बी मेरे पास करेक्ट आंसर है। क्लियर है, समझ में आया? बस एक ये फंडामेंटल चीज है कि सर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन को डेंसिटी के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। क्लियर है? चलो इसी के साथ एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोशन पे है। यार ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है। किसका, मैं एक बार आपको ये बता देता हूं, v वर्सेस t ग्राफ में दो चीजें हैं। एक तो स्लोप की बात करते हैं, एक एरिया अंडर कर्व की बात करते हैं। स्लोप मुझे क्या देता है बच्चे, एक्सेलरेशन देता है ऑब्जेक्ट का। एरिया अंडर द कर्व क्या देता है सर, डिस्प्लेसमेंट देता है। ये दो चीज आप हमेशा दिमाग में रखना। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सर एक्स एक्सिस में टाइम है, वाई एक्सिस में वेलोसिटी है और v वर्सेस t का मुझे दिया हुआ है। कह रहा है ए ऑप्शन, द पार्टिकल, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये निकालना है। द पार्टिकल मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन टू टाइम t नॉट, ये कितना होगा, ये t नॉट लिखा है बच्चे, है ना, t o नहीं, t नॉट। एंड देन स्टॉप, नहीं बच्चे स्टॉप कहां हुआ, ध्यान से देखना। सर अगर मैं ये पॉइंट ए से इस टी नॉट तक बात करूं तो बच्चे इसका स्लोप क्या है, सर स्लोप तो है पॉजिटिव और कोई कांस्टेंट स्लोप है। सर लीनियर ग्राफ का स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट। यानी सर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है और कांस्टेंट क्या होगा सर, एक्सेलरेशन भी होगा। बोलो, यानी सर अगर मैं यहां पे इस पे पूरी की पूरी बात करूं तो जो ऑब्जेक्ट है सर, वो ऑब्जेक्ट इनिशियल टाइम पे v इक्वल टू 0 पे चल रही थी, t नॉट टाइम पे सर किसी वेलोसिटी v नॉट तक पहुंची, ठीक है, t इक्वल टू टाइम t नॉट पे। उसके बाद सर ये ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। तो देख लेते हैं डी ऑप्शन, पार्टिकल मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सर टी नॉट तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन चल रही थी, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लगी। क्यों, क्योंकि इस टी नॉट के बाद जो एक्सेलरेशन है वो आप स्लोप की बात करते हो, और सर स्लोप क्या है इसका, 0 है, तो एक्सेलरेशन भी 0 हुआ, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्क पावर एनर्जी का है, कह रहा है एक मेटल बॉल ऑफ मास 2 kg मूविंग विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर has a head-on collision. Both the ball have single masses. If then the loss in kinetic energy due to collision. Collision की वजह से kinetic energy में loss कितना हुआ। तो कह रहा है a metal ball of mass 2 kg moving with 36 किलोमीटर पर आवर has a head-on collision. Both the ball move as a single mass. उसके बाद जो दोनों बॉल थे वो कैसे चलने लगे, सिंगल मास के फॉर्मूला एक साथ चलने लगे। तो यहाँ पे एक बार देख सकते हैं कि पहले तो 36 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है सर मीटर पर सेकंड में, तो किससे मल्टीप्लाई करूं, 5/18 से, है ना। किलोमीटर को 1000 लिखते हो, आवर को 3600 लिख सकते हो, 5/18 आता है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो सर अभी मेरे पास ये एक बॉल है जो 10 मीटर पर सेकंड से था, इस मास 2 kg है, ये भी 2 kg है, और ये अभी रुका हुआ था। आफ्टर कोलिजन ये दोनों कैसे चलने लगे सर, साथ में ही चलने लगे, है ना। तो सर अगर देखा जाए तो मोमेंटम कंजर्व होगा, बिल्कुल होगा। तो सर P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल होगा। इनिशियल मोमेंटम कितना होगा सर, इस बॉल का मोमेंटम है 2 × 10 प्लस यहाँ पे 0 है इस बॉल का। बाद में सर दोनों 2 kg के हैं, है ना, तो कितना हो जाएगा सर 2 + 2 टोटल मास और वेलोसिटी v। तो यहां से अगर v की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, 20/4 कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनली 5 मीटर पर सेकंड से चलने लगे। अब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, अगर मैं इस पूरे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लेता हूं तो वो कितना आ जाएगा सर, हाफ × इस ऑब्जेक्ट का मास है 2 और स्पीड है 10, कितना आ जाएगा 100 जूल। जबकि इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी केवल 100 जूल होगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखना, के फाइनल सर कितना हो जाएगा, हाफ × टोटल मास 4 है इंटू वेलोसिटी कितना है 25, ये कितना हो जाएगा 50 जूल। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा
लॉस जो हुआ वो के ई इनिशियल माइनस के ई फाइनल होगा। के ई इनिशियल कितना था 100, के ई फाइनल कितना है 50, आंसर कितना आ जाएगा। चलो यहाँ पे ये क्वेश्चन बच्चे वर्क पावर एनर्जी का है। वर्क पावर एनर्जी का सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, कह रहे सर एक मेटल बॉल है 2 kg का, 2 kg का बॉल है और ये स्पीड चल रहा है बच्चे 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर को सर मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 36 इंटू 5 डिवाइड बाई 18 कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये कह रहे हैं कि सर एक दूसरी बॉल जो कि रेस्ट पे है जिसका मास कितना है 3 kg है, वो रेस्ट पे मूव कर रहा है। ठीक है, और यहां पे बच्चे मैं अगर इनिशियल मोमेंटम बात करूं तो इनिशियल मोमेंटम मेरे पास कितना हो जाएगा सर, P इनिशियल मेरे पास हो जाएगा सर 2 इंटू 10 प्लस सर ये रेस्ट पे है 3 इंटू 0 यानी 20 हो जाएगा। सर आफ्टर कोलिजन क्या कह रहा है, कोलिजन के बाद ये दोनों ब्लॉक बच्चे एक साथ एज अ सिंगल मास चलने लगे, यानी टोटल मास कितना हो जाएगा 2 + 3 यानी 5 kg। मैं मान लेता हूं सर इस डायरेक्शन में v नॉट वेलोसिटी से चलने लगे तो p फाइनल कितना हो जाएगा सर मास इंटू वेलोसिटी v नॉट। और सर एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा है, मोमेंटम कंजर्व होगा। मोमेंटम अगर यहां पे बच्चा कंजर्व हुआ तो आप क्या कह सकते हो, अगर मोमेंटम कंजर्व हुआ तो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। P इनिशियल कितना हो जाएगा 20 और P फाइनल कितना हो जाएगा 5 v नॉट, तो v नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। अब देखना अगर मैं बच्चे यहाँ पे के ई इनिशियल बोलूं तो के ई इनिशियल कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे देखना सर के ई इनिशियल क्या होगा सर इस बॉल की काइनेटिक एनर्जी प्लस इस बॉल की काइनेटिक एनर्जी। इस बॉल की काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे हाफ इंटू 2 भाई मास इंटू वी स्क्वायर, तो मास 2 हो गया, वी स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100 जूल। अब यहाँ पे फाइनली देखना के ई फाइनल ये कितना हो जाएगा सर हाफ इंटू टोटल मास है 5 इंटू वेलोसिटी कितना है सर वी नॉट, और वी नॉट की वैल्यू कितना है 4, तो ये सर 4 स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 इंटू 8 यानी 40 जूल। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ये क्या हो जाएगा के ई इनिशियल माइनस के ई फाइनल। के ई इनिशियल कितना था सर 100 जूल, फाइनल कितना है 40 जूल, कितना आ जाएगा लॉस सर 60 जूल, यानी ऑप्शन डी मेरे पास क्या हो जाएगा सर करेक्ट आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है। चलो इसी तरह से एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब 500 kg, चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पे, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है 500 kg रॉकेट इज सेट एज अ वर्टिकल फायरिंग। ठीक है, 500 kg का रॉकेट था, ठीक है कितना 500 kg वर्टिकल फायर हुआ, एग्जॉस्ट स्पीड इज 1000 मीटर पर सेकेंड, देन मास ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड टू सप्लाई द थ्रस्ट नीडर ओवरकम द वेट ऑफ रॉकेट। तो बच्चे आपको एक चीज यहां पे थोड़ा सा मैं आइडिया दे रहा हूं, ठीक है ना, क्या है समझना। यहां से बच्चे जो गैस बाहर निकल रहा होगा उसकी स्पीड कितनी है, एग्जॉस्ट स्पीड सर वो है 1000 मीटर पर सेकेंड। और कह रहे हैं सर यहां से जो गैस रिलीज हो रहा है वो कितने पर सेकेंड से इजेक्ट हो रहा होगा, तो मैं मान लेता हूं गैस जो इजेक्ट हो रहा है वो m0 kg पर सेकेंड से इजेक्ट हो रहा है, यानी 1 सेकेंड में गैस इजेक्ट जो हो रहा है वो m0 हो रहा है। ठीक है, अब देखना सर अगर मेरे पास इस रॉकेट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इस रॉकेट के फ्री बॉडी डायग्राम में तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगेगा, और बच्चे ये जो गैस रिलीज कर रहा है नीचे इसके वजह से इस पे एक थ्रस्ट फोर्स लगेगा ऊपर, और कह रहा है कि सर ये थ्रस्ट फोर्स जो है ये इसके वेट को बैलेंस कर रहा है, यानी जो थ्रस्ट फोर्स है उसका वेट कितना हो जाएगा, फोर्स कितना हो जाएगा 500 न्यूटन। यानी बच्चे ये जो फोर्स यहां पे भी लग रहा होगा गैस को बाहर निकालने के लिए सर वो भी 500 न्यूटन होगा। अब सर आपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है सर ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स होता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब यहां पे मोमेंटम इसका कैसे चेंज हो रहा होगा मैं एक बार देख लेता हूं फॉर गैस के लिए, गैस फॉर 1 सेकेंड, भाई 1 सेकेंड में कितना मास रिलीज कर रहा है m0, ठीक है
या फिर आप 1 सेकंड के लिए नहीं, टी सेकंड के लिए एज्यूम कर लो, बहुत इजी से पड़ जाएगा। टी सेकंड के लिए तो टी सेकंड में मास कितना हो जाएगा, मास इजेक्ट इन टी सेकंड कितना हो जाएगा सर, एम नॉट इंटू टी। 1 सेकंड में एम नॉट है तो टी सेकंड में एम नॉट टी। तो बच्चे भाई जब यहां पर है इस पे सर तब तो रुका हुआ था, बाहर निकल रहा है कितने से, 1000 से, तो सर पी फाइन इनिशियल तो 0 है, फाइनल कितना हो जाएगा सर, मास वेलोसिटी है 1000 और कितना मास निकला एम नॉट बाई टी डिवाइडेड बाई टी, टी से टी चला गया तो 1000 एम नॉट हो जाएगा। और फोर्स की वैल्यू आपको कितना बोल रखा है कि बैलेंस कर रहा है, तो mg और g की वैल्यू 10 है तो 500 न्यूटन, सॉरी 5000 हो जाएगा। तो m नॉट की वैल्यू यहां से 5 kg पर सेकंड आ जाएगी क्या, तो मेरे पास ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो एग्री, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बच्चे इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा चीज आपको बता देता हूँ। वो छोटा सा चीज क्या है, इसको याद करके रखे रहना कि सर मेरे पास क्या है, एक रिंग है, ठीक है ना, और यहाँ पे करंट कुछ इस तरह से फ्लो हो रहा है आई। अब करंट बच्चे इस तरह से फ्लो हो रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सर इस डायरेक्शन में होगा बी नॉट। बोलो एग्री। और ये बी नॉट की जो वैल्यू है, यानी सर रिंग के वजह से सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती है वो आती है सर म्यू नॉट आई अपॉन 2r। क्लियर है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो यहां पे देखना बच्चे, अगर मैं इसके सेंटर पे B1 की बात करूं तो B1 की वैल्यू क्या है, करंट I है, रेडियस कितना है सर, रेडियस स्मॉल r मान लो, तो म्यू नॉट I अपॉन 2r। सर यहां पे देखना B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट I की वैल्यू सर 2i है अपॉन ये कितना हो जाएगा सर, रेडियस भी 2r है। B3 की वैल्यू कितना आ जाएगी सर, म्यू नॉट I की वैल्यू यहां पे भी I है, डिवाइड बाई 2 इंटू 3r हो जाएगा। तो बच्चे देखना, अगर मैं B1 अपॉन B2 करूं तो 1:1 आएगा, और अगर मैं B3 अपॉन B1 करूं तो B3 अपॉन B1 में क्या हो जाएगा बच्चे, म्यू नॉट अपॉन I 2r हो जाएगा। तो B3 इजकल टू कितना हो जाएगा, B3 बाई B1 कितना हो जाएगा, 1/3 होगा। तो आप यहां से लिख सकते हो सर B1 B2 के बराबर है, और यहां से देखना B1 B2 के बराबर है, और B1 की वैल्यू 3B3 होगा, तो B1 की वैल्यू 3B3 लिख सकता हूं। तो आपके पास जो स्टेटमेंट है बच्चे, अब देखना था सॉरी ये बी वाला ADEF है, डी वाला देख लेना, B1 B2 3 के बराबर है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लूप I एट C1 इज आउट ऑफ द प्लेन। C1 में देखना, अगर मैं सर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, जिसकी वजह से थंब आउटसाइड द प्लेन आएगा, तो आउटसाइड द प्लेन है। इसमें भी सर आउटसाइड द होगा, इसमें इनसाइड होगा, इसमें सर इनसाइड होगा मैग्नेटिक फील्ड, इसमें आउटसाइड होगा, और इसमें भी आउटसाइड होगा। तो ऑप्शन डी मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कर एक लॉन्ग सॉलिड सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, यानी सर मेरे पास एक सॉलिड सिलेंडर है, लॉन्ग मतलब सर इनफाइनाइट है, ठीक है ना, और ये रेडियस है कैपिटल R, ये उसका सेंटर है, समझ रहे हो। अब ये क्या कह रहा है, कांस्टेंट करंट I फ्लो हो रहा है जहां पे सर जो B है, अगर ये रेडियस सर कैपिटल R से कम है तो सर यहां पे B R के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। मगर अगर रेडियस, यानी सर अगर ये मेरे पास सिलेंडर है तो सर ये मेरे पास एक्सिस है, इससे अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं तो B प्रोपोर्शनल टू R है, मगर रेडियस अगर कैपिटल R से कितना हो गया, ज्यादा हो गया, तो B प्रोपोर्शनल टू 1/R होगा। यानी सर अगर मैं सिलेंडर के अंदर की बात करूं तो सर जैसे ही रेडियस बढ़ रहा है वैसे ही मेरा मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा है, मगर जैसे ही सिलेंडर के बाहर की बात करूं, मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही मेरा क्या हो रहा है, रेडियस बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है। तो सर यहां पे ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, डी सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर जैसे ही रेडियस बढ़ रहा है कैपिटल R से पहले सर वो R के प्रोपोर्शनल, यानी अगर R बढ़ रहा है तो B भी बढ़ेगा, मगर कैपिटल R के बाद जो B है वो 1/R के प्रोपोर्शनल है, यानी अब रेडियस बढ़ेगा तो B की वैल्यू कम हो गया। ऑप्शन डी सही आंसर है, ठीक है ना। तो बच्चे अभी तक जितना क्वेश्चन है मेरे ख्याल से आप लोग सारी चीजें क्लियर कर लिए होंगे। हम अगर और भी इंफॉर्मेशन है बच्चे, इस साइड पे आपको सारी इंफॉर्मेशन NSO के बारे में मिल जाएगी, ठीक है। और
बाकी जो भी चीज़ें हैं क्वेरी है वो इस साइट पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आई होप कि आपको 2021 20 और 21 का जो पेपर है वो काफ़ी क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट मिलते हैं बच्चे। ठीक है, टेक केयर।